वेलकम एवरीवन टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। तो सेट्स पढ़ रहे हैं इतने दिनों से और तुम लोगों ने देखा होगा कि मैंने सेट्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा भी दी है। डेफिनेशन बता दिया है, रिप्रेजेंटेशन बता दिया है, टाइप्स बता दिया है, ठीक है ना। और इतने सारे एग्जांपल्स करा दिए हैं। तुम लोग ऑनलाइन किसी का भी लेक्चर देख सकते हो, ऑफलाइन देख सकते हो, किसी के भी नोट्स वगैरह, सारी चीज़ें जो भी सर सब पढ़ाते हैं सारी चीज़ें मैंने कवर की है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ही बता दी है, ठीक है। और समझ में भी आ गया है मैक्सिमम लोगों को, ठीक है। तो अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमेशा की तरह मैं बताता ही हूँ, मैं रिपीट करूँगा ही। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन लिख के दी थी मैंने। क्या बोला था मैंने? अ सेट कंटेनिंग all the elements, a set containing all the set in a given context is called universal set, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल भी लास्ट क्लास में ले लिया था यार। अब एग्जाम्पल भी लेने की जरूरत तो होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, जब देख ही रहे तो कर ही लेते हैं। सेट ले लेता हूँ। ई में 1 2 3 सेम एग्जाम्पल लिया था लास्ट क्लास में, शायद 3 4 5 5 6 7, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या है? तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं गिवन कॉन्टेक्स्ट, गिवन क्वेश्चन में, तो सारे एलिमेंट्स हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 सारे एलिमेंट्स आ गए। अच्छा, एक्स्ट्रा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 9 10 भी लिख देता हूँ मैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने एलिमेंट्स है वो तो होने ही चाहिए, उसके एक्स्ट्रा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बोला था E इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, B इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, C इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। जैसे तुम लोगों को याद होगा फादर सन वाला अपने एग्जाम्पल ले रहे थे, तो U को अपने गॉड बोल देते हैं। यूनिवर्सल सेट गॉड है, ठीक है ना, सारे सेट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो भी गिवन कॉन्टेक्स्ट में। तो यूनिवर्सल सेट की बात हो गई। अब हम है ना कहाँ पे, कौन से पार्ट पे बढ़ रहे हैं? अलजेब्रा ऑफ सेट्स पे, ठीक है। तो अलजेब्रा ऑफ सेट्स में वही जो तुमने बचपन में पढ़ा है, सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, वही सारी चीजें पढ़नी है, बस उनको नाम कुछ और देंगे, ठीक है। तो ये अलजेब्रा है ना, तो किसी का भी अलजेब्रा पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में तो हार्ड लगेगा ही, ठीक है। तो सेट्स का भी ऑब्वियसली अलजेब्रा हार्ड तो लगना ही है, अलजेब्रा होता ही हार्ड है, ठीक है। तो हमको इसको आसान बनाने के लिए हमें ना सबसे पहले ही एक चीज पढ़ लेते हैं, वेन डायग्राम, ठीक है। VENN, वेन डायग्राम, ठीक है। ये मोस्ट important part of this chapter from application point of view, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन तुमको वेन डायग्राम के ऊपर ही मिलेगा। अपने को वेन डायग्राम मिल रहा है। वेन डायग्राम है क्या? तो यार जैसे कि तुम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हो, ठीक है ना, तुमने सर्कल की बहुत सारे थ्योरम्स पढ़ के रखे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ के रखा है। तो हमने ज्योमेट्री पढ़ के रखी है, क्योंकि ज्योमेट्री पढ़ने से क्या होता है कि चीजें आसान लगने लगती है, ठीक है ना। तो तुम ये समझ लो कि ये सेट्स का है ना, ये ज्योमेट्रिकल पार्ट है, ठीक है ना। सेट्स को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के तरीकों को हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। तो यही मैं लिख देता हूँ इसी को डेफिनेशन बना के, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स using rectangle for universal set and closed curves for all its सबसेट्स, ठीक है ना। क्या है ये समझ में आ जाएगा। हम लोग यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे
और उसके बाकी सबसेट्स को क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या है ये मैं आगे ही समझाऊंगा, या चलो एक एग्जांपल ही लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल ले लेंगे तो आगे की चीज़ समझ में आ जाएगी, ये एग्जांपल नहीं समझ में आया तो आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, जैसे भी तुमको लगे देख लेना। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सेट लिया मैंने 1 2 3, ठीक है। दूसरा सेट लिया मैंने 3 4 5, और एक यूनिवर्सल सेट भी मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है वेन डायग्राम, क्या है कि ये जो पूरा जो कर्ली ब्रैकेट्स में मैंने लिखा है इन सबको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही वेन डायग्राम बोलते हैं। तो हम यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल यूज करते हैं, यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट बना दिया। अब ऑब्वियसली जो ए है और जो बी है वो निकला तो यू में से ही है, तो मैं ए को भी यू के अंदर ही बना रहा हूँ, एक क्लोज्ड कर्व मैंने गोला बना दिया है, 1 2 3 लिख दिया है इसमें, और बी में लिखा है 3 4 5। अब तुम एक चीज सोच के देखो, यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 2 3, देखो ना ए के अंदर भी 1 2 3 आ गया और यूनिवर्सल सेट के अंदर भी 1 2 3 आ गया। तुमको याद होगा हम एक सेट के अंदर चीजें रिपीट नहीं करते हैं, तो अभी मुझे बी बनाना है तो ऐसा मत करना अलग से गोला बना रहे हो उसमें 3 4 5 लिख रहे हो, अरे रिपीटिशन हो जाएगा, 3 2 बार लिख दोगे तुम यू के अंदर, समझ रहे हो। तुम अगर ऐसे लिखते हो, गलत भी बना के दिखा देता हूँ मैं, तुम यहाँ पे 1 2 3 लिख दिए और यहाँ पे 3 4 5 लिख दिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यू हो गया, तो यू के अंदर देखो ना 3 2 बार आ गया, तो ये चीज़ तो गलत है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए ऐसे बना रहे हैं और बी ऐसे बना रहे हैं, ओवरलैप कर दे रहे हैं। देखो 3 वाला पार्ट ए में भी चला गया और 3 वाला पार्ट बी में भी चला गया, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 5, देखो ए के अंदर आ गया 1 2 3, बी के अंदर आ गया 3 4 5, ठीक है। और यू के अंदर क्या क्या था 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 तो आ गया, 6 मैंने बाहर लिख दिया क्योंकि ना वो ए के अंदर है ना वो बी के अंदर है। तो ये जो पूरा क्वेश्चन में जितना भी डेटा दिया हुआ था उन सबको हमने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया है, ठीक है ना। ऑल द डेटा हैज बीन रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली यूजिंग वेन डायग्राम, क्लियर है। मैं एक क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि आगे तुमको क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है इसके ऊपर, यही करना है अब अपने को, ठीक है ना। अब अपना बहुत सारा लेक्चर इसी के ऊपर रहेगा, तो मेरे हिसाब से तुमको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि वेन डायग्राम है क्या। तो पूरे के पूरे सेट्स को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने वाले पोर्शन को हम वेन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। अब हम अलजेब्रा ऑफ सेट्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स एक्चुअली हेडिंग नहीं रहता है, ठीक है ना, समझाने के लिए मैंने उसका अलजेब्रा नाम दिया है। हम इसको बोलते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है भाई, अलजेब्रा ही हो। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ये पहला हेडिंग है। इसमें सब हेडिंग पहला यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। यूनियन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, इस वर्ड का मतलब देखना है अपने को, यूनियन वर्ड का मतलब क्या होता है। तो डेफिनेशन लिख देता हूँ पहले, ठीक है। डेफिनेशन के बाद समझ लेंगे। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all those elements which, ठीक है ना। यूनियन क्या है, तो दो सेट का यूनियन क्या है, तो यूनियन भी एक सेट ही है, ठीक है ना। ऐसे एलिमेंट्स है उसमें विच बिलोंग आइदर टू ए और टू बी, ठीक है ना, या तो वो ए में हो या तो वो बी में हो या बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। यूनियन क्या है, तो यूनियन दो सेट्स का यूनियन का मतलब ये होता है एक ऐसा सेट जो या तो ए में है या बी में है या ए और बी दोनों में, ठीक है ना। नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ मैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन के बाद आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू यही चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
मान लो एक ए सेट है जिसमें 1 2 3 लिखा है, मान लो एक बी सेट है जिसमें 3 4 5 लिखा है, ठीक है। तो यूनियन क्या है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ, तुम लोग को भी आ जाना चाहिए। तो क्या लिखा है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग आइदर टू ए, यूनियन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू सेट है। पहले तो ऐसे सेट, इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा मिला के लिखना है, ए वाले एलिमेंट्स भी लिखने हैं, बी वाले एलिमेंट्स भी लिखने हैं, और जो दोनों में है वो भी लिखने हैं। तो मैंने पूरा का पूरा मिला के लिख लिया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं यूनियन। अब एक चीज मैं पहले तो पॉइंट बना देता हूँ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनियन बी, ये स्मॉल यू है, ठीक है, याद रखना, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन को, ठीक है ना। मुझे पता है बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे, शांति से देखते जाओ, सब क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो मैं यूनियन का मतलब लिख लेता हूँ यहाँ पे हिंदी में। यूनियन का मतलब है सब मिला के लिखना है, जितने भी हैं सबको मिला के लिखना है, ठीक है। एक ये डाउट आया होगा कि सर यार ये तो यूनिवर्सल सेट जैसा ही दिख रहा है, काहे को एक नया यूनियन नाम की चीज़ डिफाइन की हो। तो मैं उसका भी जवाब दूंगा, ठीक है ना, थोड़ा शांति रखो, सबका जवाब दे रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो क्या है उसका जवाब। मान लो एक सेट है जिसमें है 1 2 3, बी एक सेट है जिसमें है 3 4 5, और सी एक सेट है जिसमें है 4 5 6 7। अगर तुमको कोई यूनिवर्सल सेट निकालने बोलेगा तो यूनिवर्सल सेट तो तुम डायरेक्टली बोल दोगे 1 2 3 4 5 6 7, मिनिमम इतने एलिमेंट तो होंगे ही, और भी आ सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं तुमको इसमें ए यूनियन बी निकालने बोलूँगा तो ए यूनियन बी, तो ए और बी का एलिमेंट्स को मिला के लिखना है 1 2 3 4 5। अगर मैं बी यूनियन सी बोलूँगा तो बी यूनियन सी का मतलब बी और सी के एलिमेंट्स मिला के लिखने हैं, दैट इज 3 4 5 6 7। अगर मैं तुमको अब ए यूनियन सी बोलूँगा तो उसका मतलब ए और सी के एलिमेंट्स को मिला के लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7। देखो ए यूनियन बी अलग आया है, बी यूनियन सी अलग आया है, ए यूनियन सी भी अलग आया है, पर ए यूनियन सी और यूनिवर्सल सेट सेम है। तो सेम है तो मैं क्या करूँ, ठीक है ना। इतना तो मैंने प्रूव कर दिया ना कि यूनिवर्सल सेट और यूनियन हमेशा सेम नहीं आते, अलग भी आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर होगा कि यूनिवर्सल सेट और यूनियन अलग अलग है। यूनियन को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो बहुत अच्छी तरह याद रखना, ठीक है ना। ये भी एग्जाम्पल ही था, ये भी क्लियर होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन पे बढ़ूंगा। बहुत सारे सवाल है मेरे पास, मैं सवाल ही सवाल दूंगा, परेशान कर दूंगा तुम लोगों को, लास्ट में बोलोगे कि सर अब रहने दो, हो गया, सीख गए। इतने सवाल है इस टॉपिक के, ठीक है, और करने ही पड़ेंगे अपने को, तभी आएगा अपने को सब कुछ। सवाल देख लिया। सबसे पहली चीज इसमें कि ये बताइए कौन से फॉर्म में लिखा है, क्या बोलते हैं इसको, तो सबको याद होना चाहिए। इसको हमने नाम दिया था कुछ, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। ये भी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, हमको ए यूनियन बी निकालना है। तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म से हटा के मैं उसको रूस्टर फॉर्म में ला रहा हूँ। तो हमको सबसे पहले तो देख लेना एक्स निकालना है, और एक्स क्या दिया है 2n+1, जहाँ पे n क्या है इंटीजर। अब मैं लिख के दिखाऊं क्या यार, खुद से करो ना। अब पहले तो n इंटीजर कौन कौन से होते हैं, चलो वही लिख लेता हूँ मैं। पहले n लिख लेता हूँ, n क्या क्या होता है। तो n क्या क्या होगा देखो ध्यान से, n होगा 0 1 2, अरे इंटीजर सारे, -1 -2 डॉट डॉट, ठीक है ना। ये सारे n की वैल्यूज होगी। अब ये एक एक करके n इसमें पुट करते जाओ तो a मिल जाएगा। तो a क्या मिलेगा, 0 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। 0 पुट करूंगा तो आएगा 1, 1 पुट करूंगा तो आएगा 3, 2 पुट करूंगा तो आएगा 5 7 सो ऑन, -1 पुट करूंगा तो आएगा -1, -2 पुट करूंगा तो -3 एंड सो ऑन।
ये तो ऑड इंटीजर्स आए हैं। ऑड नंबर्स तुम लोग सिर्फ पॉजिटिव वाले पढ़े हो, नेगेटिव वाले नंबर्स भी ऑड ही होते हैं, ऑड इंटीजर्स बोल सकते हो उनको, ठीक है। सिमिलरली ये निकालने के लिए यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ वही से, 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, 1 पुट करोगे 2 आएगा, 6 8 so on, -2 -4 डॉट डॉट, ठीक है। तो ये ए आ गया और ये बी आ गया। अब अगर कोई मुझे ए यूनियन बी निकालने बोलेगा तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि पूरे के पूरे एलिमेंट्स मिला के लिख दो। इधर डॉट डॉट लगा दिया, -4 -3 -2 -1 0, देखो पूरे एलिमेंट्स मिला मिला के लिखते जाना, 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये तो मेरे को देख के लगा यार पूरे के पूरे जितने भी इंटीजर्स हैं सारे के सारे इंटीजर्स इसमें लिखे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ यूनियन बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ऐसे लिख दिया, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हो सकता है 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन ऐसे लिखा हो, इसलिए ये भी लिख के दे दिया, ठीक है ना। बाकी तुमको यूनियन निकालना तो सीख गए होगे, यूनियन का मतलब क्या है, सब मिला के लिखना है भाई, क्लियर है ये, ठीक है। इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ मैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी अच्छे से देखना, ठीक है। क्लियर है यूनियन सेट्स क्या होता है। क्या करोगे तुम लोग, यूनियन ऑफ सेट्स में ही एक सब हेडिंग डालना, ठीक है। सब हेडिंग क्या डालोगे, तो मैं भी डाल देता हूँ सब हेडिंग, वही तुम लोग भी एग्जैक्टली लिख देना। वेन डायग्राम, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, मैं यहाँ पे तो एक तो एग्जांपल के थ्रू ही समझा रहा हूँ, आगे सब डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, तुम लोग भी लिख लोगे आराम से। जैसे मान लो ए है 1 2 3, ठीक है, बी है 3 4 5। कोई बोलेगा इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करो, तो तुम लोग क्या करना, ये तो बना दिया मैंने यूनिवर्सल सेट, ये बनाना ही पड़ता है हर बार, ये बना दिया मैंने ए, ये बना दिया मैंने बी, ठीक है। कॉमन पार्ट वाला यहाँ लिख दिया, ओवरलैप बना के 1 2 3 3 4 5, ठीक है, समझ गए होगे। अगर तुमको कोई ए यूनियन बी पूछेगा इस केस में, तो तुम ए यूनियन बी डायरेक्टली बोल दोगे आराम से, 1 2 3 4 5 पूरा मिला के लिख दिया, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम में बताओ यार कौन सा रीजन, वेन डायग्राम में कौन सा रीजन ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करता है, तो तुम बोलोगे सर ये पूरा का पूरा रीजन। अरे जो ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हैं, बी में भी हैं और दोनों में भी हैं, बोथ में भी हैं, ए वाले एलिमेंट्स भी लेंगे, ये वाले भी, ठीक है, बी वाले इंटरसेक्शन वाले भी, सॉरी कॉमन वाले भी लेंगे और बी वाले भी लेंगे। तो ये जो मैंने रीजन सेट किया है, इस रीजन को हम बोलते हैं ए यूनियन बी। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। नहीं अगर समझ में आया तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, क्योंकि हमको यही चीज़ 5 बार पढ़ना है, अभी 5 या 6 बार पढ़ना है, ठीक है। तो समझ में आ ही जाएगा लास्ट तक। तो तुम लोग बस क्या थोड़ा ध्यान से सुन लो अभी नेक्स्ट वाला ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन है सेकेंड ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। अभी अपने को जो पार्ट पढ़ना है उसको अपने बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है ना। हमको इंटरसेक्शन वाला पार्ट अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो देखो पहले मैं वही सेम डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या है, इज द सेट ऑफ all those elements that belong to both A and B। समझ में आया क्या? मतलब ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो A में भी है और B में भी है। जैसे एग्जांपल ले लो यार, ऊपर वाला एग्जांपल लिख दे रहा हूँ मैं, ऊपर वाला एक डेटा लेके एग्जांपल बना के दे रहा हूँ मैं। ए में लिख दिया मैंने 1 2 3, बी में लिख दिया मैंने 3 4 5। अगर कोई मुझे बोलेगा फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, तो देखो ऐसे एलिमेंट जो दोनों में,
तो यार कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में है? एक ही एलिमेंट है ऐसा, 3। ठीक है, तो बहुत ही आसान लगा होगा ये तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं रिप्रेजेंटेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, उल्टा उल्टा यू बनाने का। ठीक है ना, स्मॉल यू उल्टा बनाया इस केस में, बस सेम ही है, बस उल्टा बना दिया। क्लियर है? ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ए में लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5, और बी में लिख दिया मैंने 3 4 5 6 7। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? देखो यार बहुत ही फालतू है ये तो। ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में है, दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स है? 3 4 5। ठीक है, इसमें मैं ले लेता हूँ ठीक ठाक एग्जाम्पल ले लेता हूँ बहुत सारे। देखो नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट ऐसा ही रहेगा, बस डेटा चेंज करते जाऊंगा, कुछ नया तो करना नहीं है, समझ ही गए होगे तुम लोग तो ये चीज़। तो जैसे ए लिख लिया मैंने, x is such that x is equal to 2n plus 1 n belongs to integer, b is equal to x is such that x is equal to 2n n belongs to integer। क्लियर? तो सवाल है फाइंड इंटरसेक्शन भी। तो यार अब दोबारा एक चीज तो बताने वाला मैं हूँ नहीं। अगर किसी को डाउट है तो पूछो, मैसेज करो, अदरवाइज खुद से करो ये सब। तो टेस्ट शेड्यूल करूंगा मैं सेट्स खत्म होने के बाद। ठीक है, तो उसमें 12th वालों को भी पेपर देने लगाऊंगा, तब तुम लोगों को पता चलेगा तुम लोग कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है ना, उनसे ज़्यादा मार्क्स ला के दिखाओगे तभी मज़ा आएगा। ठीक है ना, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है मुझे, तो दोनों में देखो कॉमन क्या है। तो ए में देखोगे तो ऑड एलिमेंट्स है, बी में देखोगे तो इवन एलिमेंट्स है। ऑड और इवन एलिमेंट में कुछ कॉमन तो होता नहीं है, तो कॉमन कुछ नहीं है, एम्प्टी सेट और 5। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक और एग्जाम्पल। x is such that x is equal to 2n n belongs to integer, b is equal to x is such that x is equal to 3n n belongs to integer। find a intersection b। ठीक है ना, ढंग से लिख लेना है, तो फास्ट में चल रहा है अपना। पहले मैं n लिख देता हूँ, अपने को निकालना x है, बहुत अच्छी तरह बताया था उसी समय। -1 -2 0 1 2 एंड सो ऑन। अब एक एक करके रख दिया, तो ए क्या आ रहा है लिख देता हूँ। 0 रखा तो 0, 1 रखा तो 2, 2 रखा तो 4 6 एंड सो ऑन -2। यार पैटर्न पकड़ने में मेरे को दो चार टर्म्स लिखने पड़ते हैं, बाकी मेरे को तो पैटर्न फटाफट दिख जाता है। 0 3 6 9 पैटर्न पकड़ लिया मैंने। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, देखो ना क्या क्या कॉमन है दोनों में। दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है 6, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 18 24 एंड सो ऑन। इधर 0 -6 -12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आ गया कॉमन। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखो लिख के दिखा रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी, x is such that x is equal to 6n n belongs to integer। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो सुन लो। अरे ये सारे 2 के मल्टीपल थे तो 2n लिखा था, ये सारे 3 के मल्टीपल थे तो 3n लिखा है, ये सारे किसके मल्टीपल हैं? 6 के, तो 6n लिख दिया। जे मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो कितना फालतू सवाल आता है, बनाने वाला होना चाहिए बस। ठीक है, अब लास्ट हेडिंग इसका, एग्जाम्पल बहुत हो गया। वेन डायग्राम।
ठीक है, देखो 1 2 3 3 4 5, यहाँ पे लिखोगे 1 2 3, यहाँ लिखोगे 3 4 5। इंटरसेक्शन मतलब क्या आएगा दोनों का? 3 कहाँ लिखा है यहाँ पे? ये वाला पार्ट। अरे सिंपल सा यार, इतना कहानी सुनाने की जरूरत ही नहीं थी मेरे को। मैं सीधा बोलता कि यार ऐसा पार्ट देख लो जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन कौन सा है? जो दोनों में ओवरलैपिंग है, यही वाला पार्ट है। तो इसी को तो बोलते हैं अपने ए इंटरसेक्शन बी। क्या कुछ समझ में आया? ठीक है ना, देख लो यूनियन कौन सा पार्ट है। इस पूरे पार्ट को बोलते हैं यूनियन और इस पूरे पार्ट को बोलते हैं इंटरसेक्शन। समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े तो मेरे हिसाब से ये सबसे 2 इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन तुम लोगों को समझ गया होगा। अपने थर्ड ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 2 ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। तीसरा ऑपरेशन नहीं है, तीसरा एक्चुअली टाइप है, लेकिन उसको ऑपरेशन में ही पढ़ते हैं, तो मैं ऑपरेशन में ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो लिख रहा हूँ मैं थर्ड, डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स होते क्या है? सेट्स का डिसजॉइंट वर्ड का मतलब क्या है? तो डिसजॉइंट वर्ड से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग जब भी वेन डायग्राम बना रहे थे तो 2 सेट को हमेशा एक दूसरे में ओवरलैप करके बना रहे थे। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट से अपने सीधा बोल सकते हैं कि दोनों ओवरलैप नहीं कर रहा होगा। तो मैं ये देखो क्या लिख रहा हूँ, 2 सेट्स A and B are said to be disjoint if A intersection B is equal to 5। ठीक है ना। अगर A intersection B 5 है तो अपने उन दोनों को डिसजॉइंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल A में लिख दिया 1 2 3, B में लिख दिया 4 5 6। और B में कुछ कॉमन है नहीं, तो बोलेंगे A and B are disjoint। क्लियर? ठीक है ना। जैसे वेन डायग्राम कोई बनाने बोलेगा इसका कि भाई इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बनाओ यार, खुद से बनाओ। मैं क्लास में अगर तुम लोग होते तो खुद तुम लोग से ही बनवाता हूँ। अब ये भी तुम खुद से ही बनाने की कोशिश करो। अगर 2 सेट्स डिसजॉइंट होंगे तो कैसे बनाओगे? तो अगर दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो दोनों को अलग अलग बनाना। बड़ा छोटा बन गया, उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ से अपने को पता चल गया ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है। ए और बी क्या है? डिसजॉइंट। क्लियर है? ये सिंपल सा ही है, ठीक है। ये डिसजॉइंट हो गया, इसमें ज़्यादा अपने समय नहीं वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखो। The difference of A and B, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट्स का डिफाइन करो ए और बी को यूज करके। द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी रिटन एज, यहीं पे मैं रिप्रेजेंट भी कर दे रहा हूँ, रिटन एज ए माइनस बी। डिफरेंस जैसे रिप्रेजेंट करते तो उसमें वैसे ही है, रिटन एज ए माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज elements which belong to A and which are not in B। ठीक है ना। A माइनस बी का मतलब क्या है? तो A माइनस बी सेट है एक ऐसे एलिमेंट्स का जिसमें A के सारे एलिमेंट्स हैं जो B में नहीं है, ठीक है ना। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। A लिख दिया मैंने 1 2 3, बी लिख दिया मैंने 3 4 5। तुमको कोई बोलेगा ए माइनस बी लिखो, तो ए माइनस बी क्या आएगा? तो ए माइनस बी इज इक्वल टू आएगा, अरे सारे एलिमेंट्स ए के जो बी में नहीं है। तो एलिमेंट्स कौन कौन से ए के जो बी में नहीं है? 1 है जो ए बी में नहीं है और 2 भी बी में नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 2। अरे 3 तो है, तो 3 मत लिखना, बस 1 और 2 लिख दो।
यार देखो यार, इतना मैं है ना ये डेफिनेशन का ज़्यादा टेंशन नहीं लेता मैं। तो मुझे बताओ 8 - 6 का मतलब क्या होता है? तो 8 में से 6 निकाल दो तो 2 मिलता है, ठीक है ना। a - b का मतलब क्या है? a में से b निकाल दो। तो a में से अगर b निकालोगे तो 1 2 तो निकाल नहीं सकते, कोई 1 2 तो है नहीं, तो क्या निकालोगे? 3 ही निकालोगे, क्योंकि 3 कॉमन है। 4 5 भी कैसे निकालोगे? 4 5 तो है नहीं, तो जो कॉमन है वो सीधा सीधा निकाल दिया, ठीक है ना। और जो बचा a में वो लिख दिया मैंने। तो a - b का मतलब है कि a में से b निकाल दो, सिंपल। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इस बार तुम लोग खुद ही कर लोगे, खुद से करने की कोशिश करना ये भी। ये कोई ए सेट मान लिया, बी सेट मान लिया, a - b निकालना है। तो a - b का मतलब क्या है कि a में से b निकाल दो। तो a में से b निकालेंगे तो ऐसे एलिमेंट्स निकालेंगे ना जो b में भी है। तो b में कौन कौन से एलिमेंट है? b में a तो नहीं है, b है स्मॉल b, c नहीं है, d है। तो b और d निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा? a, c। सिमिलरली थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ और इसका आंसर बताओ b - a का। b - a का मतलब क्या होगा कि b में से a निकाल दो इस बार, ठीक है ना। तो ऐसे एलिमेंट्स b के जो a में भी है, कौन कौन से है वो एलिमेंट्स? b और d, तो निकाल देते हैं। तो बचेगा क्या? e, f। हो गया काम, ठीक है ना। तो a - b का मतलब a के ऐसे एलिमेंट जो b में है वो निकाल दो, और b - a का मतलब b के ऐसे एलिमेंट जो a में है वो निकाल दो और बाकी लिख दो। वेन डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसके थ्रू ही समझाता हूँ, मजा आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो ए बना लेता हूँ मैं, ए, ठीक है। बी और डी कॉमन है तो यहाँ लिख देता हूँ बी, डी। यहाँ पे लिख दिया मैंने सी, यहाँ लिख दिया मैंने ई, एफ, ठीक है ना। अब अगर तुमको मैं a - b पूछूंगा तो a - b तुमको दिख रहा होगा, a - b, a, c है, मतलब a, c यहाँ लिखा है। तो ये वाले पार्ट को अपने बोलते हैं a - b। ये हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इतना इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा बोलता हूँ मैं। क्या बोला मैंने? a - b का मतलब a में से b निकाल दो। तो a के गोले में से, ये पूरे गोले में से e का खींच के निकालोगे तो यही तो बचेगा। तो हो गया a - b, क्लियर। सिमिलरली b - a, मैं वो बना हुआ नहीं दिखा रहा। b के गोले में से ये अगर खींच के निकाल दोगे तो मुझे लगता है यही वाला पार्ट बचेगा। इसको अपने बोलते हैं b - a, क्लियर, ठीक है। एक सवाल कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। ये है 2 3 4 5 6 7, बी है 3 5 7 9 11 13, ठीक है। सवाल है फाइंड a - b एंड b - a। अब कुछ लोग क्या बहुत फास्ट होते हैं, तो देखते ही आंसर मार्क कर देते हैं। a - b इज इक्वल टू a के एलिमेंट्स जो b में नहीं है, 2 तो नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, काम खत्म। b - a कोई बोला तो b के एलिमेंट्स जो a में नहीं है, 3 है, 5 है, 7 है, क्या नहीं है, 9 11 और 13। कुछ लोग होते जो सारी चीज़ें बहुत शांति से करते, बहुत अच्छे से करते हैं। वैसे ये भी अच्छे से ही किया है, लेकिन आराम आराम से करते कुछ लोग। वैसे आराम आराम से कुछ भी नहीं करना है, अपने को फटाफट ही करना है, ठीक है। लेकिन वेन डायग्राम बना के करेंगे ज्योमेट्रिकली, बहुत अच्छी बात है। ये बनाया वेन डायग्राम, मैंने ए और बी लिख दिया। सारे एलिमेंट्स मैंने अच्छे से मैं सजा के इसमें लिख रहा हूँ, तो देख लेना ध्यान से। अगर डाउट हो तो मैसेज कर देना। कॉमन क्या क्या है पहले तो देख लेता हूँ, 3 5 और 7। तो यहाँ लिख देता हूँ 3 5 7, दिखना चाहिए अच्छे से।
यहाँ बचा 2 4 6, देख लो ना, ए में 2 4 6 बचा, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, ए कंप्लीट हो गया। बी में 3 5 7 तो हो ही गया, क्या बचा 9 11 और 13, ये बन गया वेन डायग्राम। कोई मुझे बोलेगा ए माइनस बी, तो ये वाला रीजन, तो ये वाला रीजन में 2 4 6 काम खत्म। कोई मुझे बोलेगा बी माइनस है, तो ये वाला रीजन 9 11 13 काम खत्म। ए माइनस बी भी आ गया, बी माइनस ए भी आ गया। कोई ए यूनियन बी निकालने बोलेगा, ए यूनियन बी भी निकाल सकते हो यहाँ से। ए इंटरसेक्शन बी बोलेगा तो वो भी निकाल सकते हैं। अरे जो चाहिए सब मिल जाएगा वेन डायग्राम में। तो वेन डायग्राम भी बेस्ट मेथड है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अभी तक जो भी समझाया सब क्लियर होगा। जो मैं काम करता हूँ, जो भी समझाया उसको एक बार, जो डेली लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप पे बात करने के लिए, ठीक है ना, उस लैंग्वेज में तुम लोगों को सारी चीजें मैं लिख के दे देता हूँ। 4 चीजें पढ़ाई मैंने, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, डिफरेंस। ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझा दे रहा हूँ, समझ जाओ इसको। तो यूनियन का मतलब होता है, तो लिख ही दिया था मैंने, सब मिला के लिखना है। जितनों का भी यूनियन लेना है सबको मिला के लिख देने का। इंटरसेक्शन, सब में कॉमन, डिसजॉइंट अलग अलग बनाना है। ठीक है, ठीक है ना। और डिफरेंस, ए में से बी निकालो। क्लियर? बता दिया है ये सारी चीजें, ये सब लिखने मत बैठ जाना। लिखना हो तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, लेकिन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 5th, सिमेट्रिक। अभी ये सब क्यों समझाया वो बता रहा हूँ अभी। अब ये अप्लाई करूंगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। ठीक है ना, 2 सेट का डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 sets A and B is the set A minus B union B minus A. It is represented by A delta B. ठीक है, इसको सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इतना सब डिटेल में लिखने से अच्छा डायरेक्ट ये भी लिख सकता था, A माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, तो रट्टा मारने का टाइम आ गया है, मारो इसको रट्टा अच्छी तरीके से। और देखो एग्जाम्पल, ठीक है ना, कुछ खास नहीं है, सिंपल ही है, प्रॉब्लम नहीं होगी, देख लो। इसके बाद एक और टाइप पढ़ाऊंगा, बस आज के लिए काफ़ी रहेगा, बहुत सारी चीज़ें बता दी। एग्जाम्पल ए में लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8। बी में लिख दिया मैंने 1 3 5 6 7 8 9। ठीक है, कुछ भी एक बार एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं बोलूँगा ए माइनस बी निकालो, फटाफट लिखो खुद से, बी माइनस ए निकालो। वीडियो पॉज करो, खुद से लिखो। ए माइनस बी का मतलब ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो देखो 1 तो है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, काम खत्म ए माइनस बी का। तो ठीक है, अब बी माइनस है, तो बी माइनस ए में 1 भी है, बी में 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, क्या नहीं है, बस 9 नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, ए डेल्टा बी का मतलब होता है इन दोनों का यूनियन। यूनियन मतलब
सब मिला के लिखना है, इसलिए अभी लिखवाया मैंने। तो मेरे को ये इसको और इसको मिला के लिखना है, तो लिख देता हूँ मिला के, ये आ गया। ठीक है, क्लियर। अब अगर वेन डायग्राम की बात करें, कौन सा पोर्शन होता है वेन डायग्राम में, तो यार कोई प्रॉब्लम तो वैसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो बता रहा हूँ अच्छे से, पहले मैं उसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये एग्जांपल के थ्रू ही बता रहा हूँ, तो इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ मैं सबसे पहले। तो कॉमन क्या क्या है देखो, 1 3 5 6 7 8 कॉमन ही है, 1 3 5 6 7 8 ये लिख दिया। ए में क्या क्या बचा, 2 और 4 लिख दिया। बी में क्या बचा, 9 बचा, ये बन गया। ए डेल्टा बी का आंसर क्या है, 2 4 9, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो समझ में आ गया होगा तुमको। इस पोर्शन को नोट्स में है ना अच्छे से शेड करना, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को। दोनों को कंबाइंड वे में, कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं ए डेल्टा बी, ठीक है ना। ये हटा देता हूँ अपने को एग्जाम्पल से, तो जरूरत तो है नहीं एग्जाम्पल लिखने की, ठीक है, क्लियर है। यार इतना मेरे को इतना करना ही नहीं चाहिए था। मैंने क्या बोला था, a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन है, मतलब मिला के लिखना है, मिला के शेड कर दो, a माइनस बी शेड कर दो, b माइनस ए शेड कर दो, दोनों को शेड कर दिया, आगे काम खत्म। तो ये जो पोर्शन है ये a डेल्टा b रिप्रेजेंट करता है। सिमेट्रिक डिफरेंस भी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, सबसे हार्ड यही है, ये समझ में आ गया। तो इसकी बात की चीजें तो इससे तो बहुत आसान है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट और लास्ट टाइप सॉरी ऑपरेशन सेट्स के ऊपर, 6th कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन अच्छे से लिख रहा हूँ। लेट ए बी अ सेट, देन ए कॉम्प्लीमेंट और ए डैश, दोनों एक ही चीज है, कॉम्प्लीमेंट ही है वो, रिप्रेजेंटेशन भी लिख दिया, इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ U मतलब यूनिवर्सल सेट, which are not in A, ठीक है। सारे एलिमेंट्स U के जो A में नहीं है। यार मैं तो है ना ये A कॉम्प्लीमेंट और A डैश को कैसे पढ़ता हूँ वो मैं बता देता हूँ सिंपल से अपनी व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में। ए को छोड़ के जो बचा उसको अपने ए कॉम्प्लीमेंट जो भी बोलते हैं ए डैश। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। फाइंड ए डैश आएगा, अरे U के सारे एलिमेंट्स जो A में नहीं है, या सिंपल सा बोलो तो A को छोड़ के, A को छोड़ दिया तो क्या क्या बचा, 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा, 2 4 6 8, काम खत्म। A को छोड़ के, समझ में आया क्या, ठीक है। अगर मैं इसका तो हो ही गया यार, अब क्या ही बताऊँ इसमें। अब इसमें अगर वेन डायग्राम कोई बोलेगा मेरे को, तो मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया, उसके अंदर एक गोला बनाया। क्यों एक गोला बनाया, क्योंकि एक ही तो सेट है, ए के बारे में बात किया है, बी होता तो बी के बारे में भी करते। तो ये बोल रहा है कि ऐसे एलिमेंट्स यू के जो ए में नहीं है, मतलब ए के बाहर वाले एलिमेंट्स, सिंपल सा बोलो ना, ए को छोड़ के बाहर वाले एलिमेंट्स, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट की बात करें उसको छोड़ के,
इसको अपने बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसका मतलब है उस पार्ट को छोड़ देना और जो भी बचेंगे उसको शेड कर देना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा ये सारे के सारे ऑपरेशंस। ठीक है ना, देखो बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों को समझ में आ गई है। ठीक है, अपना स्पीड भी एकदम सही है इस टाइम तक। अगर ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही होती तो अपने यहीं पे होते। ठीक है ना, तो सही है एकदम अपनी स्पीड। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, कुछ दिन से क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, जिससे तुमको ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। और हम एक काम करेंगे, एक टेस्ट रखेंगे चैप्टर खत्म होगा तो सेट्स के ऊपर, जो तुम लोग 12th वालों के साथ दोगे। तुम लोग के मार्क्स में बताऊंगा सबको। ठीक है, और अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ बहुत सारा। ठीक है ना, वो होमवर्क करना है पूरा अपने को ढंग से।